राधे राधे, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए, फिर मैं आपको टॉपिक बता दूं। आज हमारा क्रैश कोर्स का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बाकी लोग आ जाए, फिर मैं बताती हूँ। हाँ, मैं देख लूंगी, है ना, कौन सी एनडीपीएस वाली। ठीक है। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है। राधे राधे, गुड इवनिंग। जिसमें हम 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ेंगे, पहला है वात पित्त कफ के गुण, जिसमें हम भौतिक, रासायनिक, विकृत रस और प्राकृतिक रस सब पढ़ेंगे। दूसरा, संचय प्रकोप प्रशमन, वात पित्त कफ का संचय कौन सी ऋतु में होता है, प्रकोप कब होता है और शमन कब होता है, दोषों का निर्हरण, उनका कौन कौन सी ऋतु में निर्हरण किया जाता है, और कोष्ठ से शाखा में दोषों का गमन और शाखा से कोष्ठ में दोषों का गमन। ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं, लॉक्ड क्यों होगा? आपने अगर फ्री क्रैश कोर्स वाला कोर्स ज्वाइन किया है तो लाइव ऑप्शन में आपको अनलॉक ही रहेगा। वो आप कंटेंट ऑप्शन में देख रहे होंगे, है ना। तो फ्री क्रैश कोर्स वाले बैच में आपको मिलेगा वो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो वात पित्त कफ के गुण। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जब हमने चरक संहिता पढ़ना शुरू किया था, कि पूरी चरक संहिता में कम से कम मैं आपको 15 से 20 अकेला श्लोक याद कराऊंगी, उससे ज्यादा नहीं कराऊंगी। तो आपकी जो श्लोक वाली डायरी थी, उसमें आपको श्लोक लिखना था। वात पित्त कफ के गुण का हमको याद करना है, कर्म का याद करना है और स्थान का याद करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप चरक का एक श्लोक याद कर लेंगे ना, वात पित्त कफ के गुणों का, उसी के कंपैरिजन में हम बागभट का भी याद हो जाएगा, क्योंकि हमको कोडिंग से ये चीजें याद नहीं होगी, है ना। तो चलिए शुरू करेंगे। तो आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे लास्ट में मैं आंसर दूंगी 5 मिनट में, है ना। तो अभी हम पढ़ते हैं। तो रूक्षा शीतो लघु सूक्ष्म चलो अथ विशदा खरा। तो आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के पहले चैप्टर में वात पित्त कफ तीनों दोषों के 7 7 गुणों का वर्णन किया है। तो याद करें हम, रुक्ष होता है, वायु कैसा होता है, रुक्ष होता है, शीत होता है। जैसे मान के चलिए ठंडी का महीना, उसमें वायु का प्रकोप नहीं होता, पर हम बोलते हैं कि वो सीजनल वायु का प्रकोप। जैसे हेमंत ऋतु आती है, बहुत ठंडी हवा चलती है। ये मैं आपको इवनिंग पढ़ाती हूँ। तो ठंडी हवा चली, है ना, वो ठंडी हवा हमारी त्वचा पे लगी, तो त्वचा को कैसे कर दिया उसने, रुक्ष कर दिया, है ना। तो अब त्वचा से शुरू करेंगे। त्वचा को रुक्ष किया क्योंकि ठंडी हवा चली थी, है ना। तो रुक्षा शीतो, और थोड़ा बहुत किया था, बहुत ज्यादा रुक्ष नहीं किया था। तो रुक्षा शीतो लघु, और आपने जब देखा कि मैं थोड़ा सा देख तो लू, वायु कहाँ बह रही है, तो बहुत सूक्ष्म थी, जो चल भी रही थी पर हमको दिखाई नहीं दे रही थी, है ना। तो रुक्षा शीतो लघु, देखने की हमने कोशिश की तो बहुत सूक्ष्म थी, चल रही थी, है ना, पर दिखाई नहीं दी क्योंकि बहुत विषैली थी, है ना। विशद और खर, तो इतने गुण होते हैं किसके, वात के। तो ये मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया है, आपको डेली इसको पढ़ना है तो याद हो जाएगा, है ना। रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चलो अथ विशदा खरा, श्लोक हमने याद किया। इसके कंपैरिजन में हम चरक का तो याद ही हो गया, बागभट का और सुश्रुत का आपको याद कराने वाली हूँ। साथ ही साथ आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के पहले चैप्टर में 7 गुण बताए हैं वात के। इसी के कंपैरिजन में 12वां चैप्टर, है ना, सूत्र स्थान का ही
12वां चैप्टर जहां पे वात के दोषों के ऊपर संभाषा परिषद हुई थी, वहां पे आचार्य कुश ने वात के 6 गुण बताए। कैसे याद होगा? तो हमको 7 गुण याद थे, अब इन्होंने क्या कर दिया, सूक्ष्म चल को हटा दिया। कैसे याद रहेगा हमको? सूक्ष्म चल हमने श्लोक में 7 पढ़ा था, तो 7 वालों को हटा के किसको ऐड कर दिया, दारुण को ऐड कर दिया। तो कुश ने सूक्ष्म चल को हटा के दारुण को ऐड करके वात के 6 गुण बता दिए। क्लियर है? अब आते हैं अष्टांग हृदय का। तो अष्टांग हृदय ने वात के 6 बताए हैं, यानी चरक का एक नहीं माना। किसको नहीं माना? विशद को नहीं माना। तो देखो 3 रेफरेंसेस हमको याद हो रहे हैं। एक तो हमने श्लोक याद कर लिया, सूक्ष्म चल को हटा के कुछ ने दारुण ऐड कर दिया। तीसरा, बाघभट्ट ने 6 बताए, तो विषैली चीज को हटा दिए। विषैली यानी विशद को हमने विषैली बोला, तो विशद को हटा के किसको ऐड कर दिया? किसी को नहीं ऐड किया, क्योंकि इन्होंने टोटल तो 6 ही बताए है ना, रुक्ष, लघु, खर, सूक्ष्म चल, अनिलः। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। रासायनिक गुण क्या होते हैं? चरक ने बोला है कि वायु कैसी होती? अमूर्त होती। क्वेश्चन पूछा जाता है वायु को अमूर्त किस आचार्य ने बोला है? तो चरक जी ने बोला है। या फिर अमूर्त कौन सा दोष होता है? वात पित्त कफ में से जो हमको दिखाई नहीं देता। कौन नहीं दिखाई देता? अमूर्त यानी अदृश्य वात होता है। योगवाही, योगवाही आचार्य चरक ने वायु को कहाँ बोला? रेफरेंस पूछा जाता है तो चरक चिकित्सा स्थान का 3रा चैप्टर ज्वर चिकित्सा में चरक जी ने वायु को योगवाही बोला है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आशुकारी होता अचिंत्यवीर्य, सुश्रुत ने बोला। तो सुश्रुत क्या है? सर्जन है ना। हम रेफरेंस याद कर रहे हैं कि किस आचार्य ने इसको आशुकारी बोला है, अचिंत्य। तो सुश्रुत क्या है? सर्जन है। वो आशुकारी है। सर्जरी हमको जल्दी जल्दी करनी पड़ती है, पेशेंट को हम ज्यादा देर तक एनेस्थीसिया में नहीं रख सकते, बेहोश नहीं रख सकते। तो आशुकारी बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है ना, उसकी उनको चिंता रहती है। तो अचिंत्य वीर्य और क्या है? आशुकारी। पर अचिंत्य वीर्य से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आती हैं। 2 चीजें मुझे पता है तो मैं लिखा देती हूँ। अचिंत्य किसके लिए आता है? अचिंत्य और अमीमांस, अमीमांस प्रभाव के लिए आता है। ठीक है। अचिंत्य शक्ति किसके लिए आता है? अचिंत्य शक्ति, शक्ति किसमें है? रसगुण वीर्य विपाक वाला वीर्य, वीर्य में क्या है? शक्ति है। ठीक है। तो अचिंत्य वीर्य वीर्य के लिए नहीं आता, अचिंत्य वीर्य वासे वायु के लिए आता है। और अचिंत्य शक्ति किसके लिए आता है? वीर्य के लिए। वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, अचिंत्य अमीमांस प्रभाव के लिए। और शायद पारद के लिए भी कुछ आता है, वो मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हो तो आप मुझे बता दो, मैं यहाँ पे ऐड करा दूंगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मानसिक गुण, तो आचार्य किस आचार्य ने दोषों का मानसिक गुणों से संबंध बताया? कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, रस ताजा ताजा पियो, यानी वात में रज, पित्त में सत्व और कफ में तम। वेरी गुड। अचिंत्य पारद के लिए भी आया है। ओके, मुझे थोड़ा थोड़ा याद था पर मैंने सोचा आपसे कंफर्म कर लूं, है ना। पारद के लिए अचिंत्य आया है। ठीक है। अब रजोगुण प्रधान है। वायु को और किस नाम से जाना जाता है? वायु नित्य है, सर्वत्र है, स्वयंभू है, सर्वात्मा, सर्वलोक नमस्कृत भगवान, दोषों में नेता, रोग समूह राट। ध्यान देना, रोग समूह राट इसके लिए आया है, जबकि सर्व रोग अग्रज, है ना, ऐसे करके हम किसके लिए पढ़ते हैं? ज्वर के लिए पढ़ते हैं। और रोग राट समूह करके आता है, वो भी किसके लिए आता है? ज्वर के लिए। अभी मत लिखो, जरूरत नहीं है आपको। द्विगुणी है। द्विगुणी यानी क्या होता है? इसमें शब्द और स्पर्श रहता है, शब्द स्पर्श द्विगुणी। त्रियकगामी, रजुगुण बहुला, व्यक्त कर्म, कर्म तो व्यक्त होते, हवा चलेगी, पेड़ गिरेंगे तो हमको दिखाई दे रहा है ना कि कर्म दिखाई देता है, पर वो खुद नहीं दिखाई देता, अव्यक्त होती है। आशुकारी, अचिंत्यवीर्य, सुश्रुत ने बोला है। मात ऋष्वा भी वायु। ऐसे वायु के और पर्याय है, मृत्यु, यम, नियंता, प्रजापति वायु के लिए, अव्यय, विभु, विश्वकर्मा, विश्व रूपा, सर्वज्ञ भगवान, सूक्ष्म विष्णु, चरक ने बोला है। काश्यप ने प्रजापति संज्ञा किसको दी है? अन्न को, है ना। प्रजा का पालन पोषण अन्न से होता है, जबकि चरक जी ने प्रजापति की संज्ञा किसको दी है? वायु को दी है। ये मैं आपको
हाँ, ये पीडीएफ मिल जाती है, क्रैश कोर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, कंटेंट में पीडीएफ अटैच रहती है, ठीक है, अटैच कर दी है मैंने पहले से। तो ये चीजें आपको अभी याद नहीं होगा, जब मैं आपको सुश्रुत संहिता पढ़ाऊंगी प्रॉपर एक्सप्लेन करके, तो आपको पूरा एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगी, हर एक चीज को, है ना। ऐसे में आपको क्या पढ़ाई थी, चरक संहिता, वहां पे ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन की हैं, आपको वहां से वो चीज याद हो गई होंगी, ठीक है। आचार्य चरक के अनुसार अव्यय विभु विश्वकर्मा विश्वरूपा, ये वावा वाले विभु विश्वकर्मा विश्वरूपा वायु का भी पर्याय है और इसका आत्मा का भी पर्याय है। सुश्रुत ने वायु काल जठराग्नि सभी को भगवान शब्द से संबोधित किया है, तो वाजक कोड बनेगा, वाजक, बाजा बजाते हैं भगवान के लिए, तो वा जा और का और ऐड कर देना, तो वा से वायु, जा से जठराग्नि, का से हो जाएगा काल। तो ये हमारा वात के गुण कंप्लीट हो गया। अगला हम देखते हैं पित्त के गुण, ठीक है। चलिए, तो पित्त के गुण में चरक का श्लोक फिर याद करना था, वात का रिवाइज करो, रुक्ष शीत लघु, रुक्ष वायु ने त्वचा को रुक्ष कर दिया क्योंकि शीतल वायु बह रही थी, तो रुक्ष शीत लघु, सूक्ष्म चल रही थी, है ना, सूक्ष्म चलो अथ विशदा खरा, ये बात का था। पित्त कैसा होता है, स्निग्ध होता है, पित्त रुक्ष नहीं होता, तो सस्नेहम उष्णम, कैसा होता है पित्त, सस्नेहम उष्णम, तीक्ष्णम चा, द्रवम अम्लम, सरम कटु, है ना। एक बार और याद कर लो, कैसा होता है, स्निग्ध होता है, थोड़ा सा गर्म होता है, अगर कोई चीज उष्ण है, णा आ रहा है, तो तीक्ष्ण में भी णा आ रहा है ना, इसलिए हमने याद किया, उष्ण तीक्ष्ण साथ में याद कर लिया। श्लोक याद करोगे ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। द्रवम अम्लम, द्रवम में माँ है, अम्लम में भी माँ है, मामा हो गया ना, द्रवम अम्लम, सरम कटु, ठीक। अब 7 गुण इन्होंने बताए हैं, अष्टांग हृदय ने कितने बताए हैं, 7 बताए हैं, पर किसी को हटा के किसी को ऐड किया है। उन्होंने क्या बोल दिया अम्ल को काट दो, अम्ल चीज हम नहीं बताएंगे, खराब चीज है, अम्ल को काट दिया, यानी कटु अम्ल को हटा दिया और अपना खुद का नाम ऐड कर दिया। खुद का नाम क्या है, खुद का नाम है लघु बाघभट, लघु से लघु, बा से बाघभट, वा से ही विस्र हो जाएगा, है ना। अम्ल को काट दिया क्योंकि खट्टी चीजें उनको अच्छी नहीं लगती थी, तो अम्ल कटु हटा के खुद का नाम लघु बाघभट, यानी लघु और विस्र को ऐड कर दिया। ये किसका हो गया, बाघभट का। ऐसे हमने वहां पे देखा था, किसको हटाया था और किसको ऐड किया था, ऐड किसी को नहीं किया था, पर विशद को बस हटा दिया था बाघभट ने। सूक्ष्म चल को हटा के दारुण ने कुछ ने दारुण ऐड किया था, ठीक है। अब आते हैं आचार्य सुश्रुत। सुश्रुत ने कितने बताए हैं, 1 2 3 4 5। अब देखिएगा, आचार्य सुश्रुत ने आचार्य चरकोक्त वात के कितने गुण कॉपी किए हैं पित्त में, उष्ण तीक्ष्ण पर्टिकुलर इसी का है, रुक्ष लाघव वैशद्य, ये 3 गुण ना वात के कॉपी कर लिए, है ना। इसका एक कोड बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, क्या बोले, वात के गुण में बाघभट ने शीत को भी हटाया है, नहीं श्लोक में नहीं लिखा है वो, है ना, शीत को नहीं हटाया। 1 2 3 4 5 ही हो रहा है ना, श्लोक यहाँ गलत लिखा है, शीत रहेगा यहाँ, है ना, वो श्लोक कंप्लीट नहीं है। एक बार आप देख लेना, उसमें विशद को ओनली हटाया है, एक बार संहिता से देख लो, अगर गलत होगा तो मैं इसको करेक्ट कर दूंगी, ठीक है। देख के बताओ, मोहित, है ना, बहुत शानदार कोड बन गया। देखते देखते लवर को वात के जैसा बताया है, ला लाघव, वा वैशद्य, रा रोक्ष, वात के 3 कॉपी कर लिए। बाकी जो पित्त के आत्म गुण है ना, पित्त में ये कंपल्सरी है, होने ही चाहिए, उष्ण तीक्ष्ण को ऐड कर दिया, याद हो गया। हाँ, लघु के बाद शीत है, श्लोक गलत लिखा, वही मैंने बोला, शीत है उसमें, श्लोक में मिसप्रिंट हो गया है, बिल्कुल, है ना, तो उसमें शीत ऐड कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे लवर बात के जैसा है, बाकी उष्ण तीक्ष्ण का अलग से है। अब रासायनिक गुण में आते हैं, गंध कैसी होती, विस्रगंधी होती है ना, वैसे ही बाघभट ने विस्रगंध उसमें ऐड किया है, पूती गंधी, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। प्राकृतिक
वर्ण कैसा होता है? पित्त हमारा नीला पीला होता है, लेकिन हरा नहीं होता। नीला पीला पित्त हो सकता है, पर हरा नहीं होता है। हरा विकृत वर्ण में आता है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कफ का भी और पित्त का भी। तो हम याद करेंगे पित्त और कफ। यहाँ पे आप याद करो प्राकृतिक रस क्या होता है, और यहाँ पे हम याद करेंगे विकृत रस क्या होता है। तो प्राकृतिक रस में हमने क्या याद किया? कौए का क्या है? कौए का मल। कौए का क्या? कौए का मल। यानी प्राकृतिक रस क्या है? कटु। विकृत क्या हो गया? अम्ल। प्राकृतिक क्या हो गया? मधुर। विकृतिक क्या हो गया? लवण। ठीक है, याद रहेगा? रहेगा ना? कटु, अम्ल, मधुर, लवण। कौए का मल करके कोड बन गया, तो वात का तो होता नहीं है, पित्त और कफ का हमको याद हो जाएगा। तो कटु रस होता है। शारंगधर ने कटु और तिक्त भी बोला है। विदग्ध अवस्था में अम्ल रस होता है। सत्वगुण प्रधान है, पहले भी हम शारंगधर का पढ़ लिए थे। वैश्वानर इसी को, वहनी, पावक, अनल। अनल इसका है, तो अनिल किसका है? अनिल में मात्रा लग गई, वात का है। कोई भी मात्रा नहीं, ये पित्त का है। अब आते हैं कफ के गुण। तो कफ के गुण का फिर हमको श्लोक याद करना था, तो वात का रिवाइज करो। रूक्ष शीत लघु सूक्ष्म चलो अथ विशदा खरा। पित्त का सस्नेहम उष्णम अड़म तीक्ष्णम चा। फिर द्रवम में माँ, अम्लम में माँ, द्रवम अम्लम सरम कटु। ये पित्त का हो गया। ठीक है, हाँ। वैश्वानर चूर्ण किस में दिया जाता है? आमवात में दिया जाता है। अब हम आते हैं कफ के 7 गुण। तो गुरु शीतम, मृदु स्निग्धम, मधुरम स्थिरम पिछलम। दो दो करके, दो दो तीन करके याद करेंगे। दो दो तीन याद करेंगे। गुरु कैसे है? शीतल हृदय। जैसे आपके कोई गुरु है, उनका हृदय बहुत शीतल है। गुरु का हृदय बहुत शीतल है और बहुत सॉफ्ट नेचर के हैं। स्नेह करते हैं अपने स्टूडेंट से। क्या करते हैं? स्नेह करते हैं। तो एमएसपी बाद में याद कर लेना, एमएसपी है ना। तो गुरु शीतम, मृदु सॉफ्ट नेचर के, स्निग्धम मधुर बोलते हैं, बहुत स्थिर है। ऐसे करके कुछ भी हम याद रख सकते हैं। तो गुरु शीतम, मृदु स्निग्धम, मधुरम स्थिरम पिछलम, ये तो बाद में याद ही हो जाएगा। मधुरम रा, स्थिरम रा, तो मधुरम स्थिरम और पिछलम। तो चरक के 7 गुण हैं। फिर बागभट्ट ने पित्त के 7 गुण बताए हैं। किसको हटाया, किसको जोड़ा? वहां पर किसको? अम्ल को काट दिया। कटु अम्ल को हटा के क्या जोड़ा? लघु बागभट्ट जोड़ दिया था, लघु विस्र ऐड कर दिया था पित्त में। कफ में क्या किया? मधुर एमपी को हटा दिया। मधुर एमपी थी, एमपी बहुत मधुर थी, और क्या लगा दिया? मंद एमएस लगा दिया। मंद मत, मंद मंद एमएस करेंगे वो। ठीक है, तो मधुर से मधुर। अब बोलोगे मैडम इधर भी एम, इधर भी एम, है ना, कौन सा हटाया? अब जो श्लोक में आएगा मृदु, वही तो हटाएंगे ना। मृस्न तो आया ही नहीं श्लोक में, मृस्न को तो हमने ऐड किया है। तो मधुर एमपी यानी मृदु पिछल मधुर को हटा के मंद एम, मृस्न और एस फॉर श्लक्षण को ऐड कर दिया है ना। इससे क्या तैयारी होती है? एक तो रिटर्न एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाओगे। दूसरा, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि आचार्य बागभट्ट ने कौन सा गुण पित्त का नहीं बोला है? तो चरक का आपको श्लोक याद था, मधुर एमपी को हटा देना, मंद एमएस को जोड़ देना, बाकी के यथावत रहेंगे, तो आपसे बन जाएगा। प्राकृतिक अवस्था में रस हमने देखा था, मल याद किया था, तो विदग्ध अवस्था में लवण हो जाएगा। प्राकृतिक अवस्था में इसको बल, यहां से क्वेश्चन बनता है। आचार्य चरक ने प्राकृतिक अवस्था में, कफ को प्राकृतिक अवस्था में 2 चीजें बोला है, बल और ओज। यानी प्राकृतिक कफ बल कहलाता है और ओज भी कहलाता है, और विकृत अवस्था में क्या कहलाता है? मल कहलाता है। ओज को बल और किसने बोला, जरा बताओ। आपकी तैयारी मुझे पता भी चलनी चाहिए कि किस तरीके से आप पढ़ रहे हैं। बता पाओगे? जिसने बताया वो पास। ओज को बल संज्ञा किसने दी है? रेफरेंस बता देती हूँ। किसी संहिता का सूत्र स्थान का 17वां अध्याय है, वहां पर आता है। नहीं, अरे सब गलत। सुश्रुत, नेहा ने शुरुआत की सही से। नेहा, श्वेता, शिवानी, अंकिता, अब तो सही बोलेंगे, है ना। सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 17वें चैप्टर में।
है ना, ओज को बल संज्ञा दी है। लिख लीजिएगा, ओज को बल किसने बोला है? आचार्य सुश्रुत ने बोला है। ठीक है, और यहाँ पे बल ओज एक दूसरे का पर्याय है। प्राकृतिक अवस्था में वही कफ बल है, वही ओज है। अब मानसिक गुण तमोगुण प्रधान होता है। तमोगुण अधिका स्वादु विदग्धो लवणो भवेत्। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, दूसरा है संचय, प्रकोप और प्रशमन। हाँ हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि चरक सुश्रुत दोनों ने ओज को बल संज्ञा दी है ना। बाकी अगर हम बात करें कि चरक ने प्राकृतिक कफ को ओज भी बोला है, ओज ही बल है, तो ओज को बल चरक का भी हो जाएगा और सुश्रुत का भी हो जाएगा, बोथ आंसर आएगा। ठीक है, अब संचय, प्रकोप, प्रशमन, सभी बच्चों को एक चीज याद रहती है, क्या? कि प्रकोप ऋतु कौन सी है? प्रकोपक ऋतु याद रहता है, तो प्रकोपक ऋतु के जस्ट एक पहले की ऋतु में उसका संचय कर देना, प्रकोपक के जस्ट बाद की ऋतु में उसका शमन कर देना। पर किसी किसी आचार्य ने संचय कभी कभी अलग ऋतु बता दिया, किसी किसी ने प्रकोप अलग बता दिया। तो ये जो अलग बताया, एग्जामिनर वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए 6 ऋतुएं कौन सी हैं? शिशिर, बसंत, ग्रीष्म। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जो टॉपिक चल रहा है ना आज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। हमको इतना पता है कि वात का प्रकोप वर्षा में होता है, पित्त का प्रकोप शरद में होता है, कफ का प्रकोप बसंत में होता है, इतना हमको पता। अब देखो, वर्षा के पहले कौन सी ऋतु आती है? वर्षा के पहले ग्रीष्म ऋतु आती है, तो वात का संचय कर देना। वर्षा के बाद शरद ऋतु आती है, तो उसका शमन कर देना। तो इसमें क्या हो गया? संचय, इसमें प्रकोप, इसमें प्रशमन। ऐसे ही हम पित्त की बात करें तो वर्षा में, शरद में उसका प्रकोप हुआ, मिड लाइन हमारा क्या बन गया? शरद ऋतु बन गया। मिड लाइन, मिड पॉइंट शरद ऋतु बन गया। इसके पहले संचय हुआ, इसके बाद में इसका शमन हो गया। बिल्कुल करेक्ट, ट्रिक हमारी फिट बैठी। पर जब कफ की बात आती है, बसंत में कफ का प्रकोप हो गया, मिड पॉइंट तो ये बन गया, पर वात का संचय शिशिर में, चरक ने गलत कर दिया क्रम। किसका है शिशिर में? शिशिर में वात का संचय, क्या बता रही हूं मैं, कफ का संचय, वात का नहीं, बाघ भट्ट ने बताया। जबकि चरक थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गए, हेमंत ऋतु में बताया, है ना। कफ का संचय चरक का हेमंत ऋतु, बाघ भट्ट का शिशिर ऋतु। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी शमन तो वही होगा। ग्रीष्म के बाद, बसंत के बाद कौन सी ऋतु आती है? ग्रीष्म, उसमें उसका क्या होता है? शमन हो जाता है। अब सुश्रुत का और याद कर ले, तो ये वर्षा जो है चरक और बाघभट्ट के अनुसार है वात का प्रकोप। प्रावट ऋतु जो है वो सुश्रुत ने बताया। वात का प्रकोप आचार्य सुश्रुत के अनुसार प्रावट ऋतु है। याद हुआ? कोई कंफ्यूजन ना याद हुआ हो तो बता दो, एक बार और मैं समझा दूं। बहुत सिंपल है, केवल हमको कफ का अच्छे से याद करना है, क्योंकि जो क्रम है वो गलत फिट बैठ जाता है, फिट ही नहीं बैठता। तो बाघ भट्ट का शिशिर, चरक का हेमंत। ठीक है, यहाँ पे प्रावट केवल याद करना था सुश्रुत का, बाकी बाघ भट्ट का और चरक का क्या हो जाएगा? वर्षा ऋतु। बोलिए, क्लियर है? चलिए अगला टॉपिक देखते, दोषों का निर्हरण। कौन से मास में किसका निर्हरण किया जाता है ना। और चरक ने उसको क्या टर्मिनोलॉजी दिया है और उसमें कौन सा कर्म किया जाता है। तो सभी लोग जानते हैं, वात में वस्ती, पित्त में विरेचन, कफ में मन। अभी आयुर्वेद अपन पढ़ रहे हैं तो अपन को पता है, कोई कठिन नहीं ना मुझे। हाँ, अब ये मुझे बता दो तो मैं जानू। शरीर जानाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम वस्तिर विरेको बमनम तथा तैलम घृतम मधु। श्लोक का रेफरेंस मुझे बताओ, किस आचार्य का है? शरीर जानाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम वस्ति विरेको वमनम तथा तैलम घृतम मधु। वेरी गुड। अष्टांग हृदय चैप्टर 1 का रेफरेंस है, बाघ भट्ट का रेफरेंस है ना। वमन विरेचन वस्ति, कफ पित्त वात में, ऐसे ही तिलम घृतम मधु। वेरी गुड, सभी को पता है, हो। अब निर्हरण काल, सच में आपको निर्हरण करना है क्या? सच में निर्हरण करोगे क्या?
एस फॉर श्रावण, ए फॉर अगहन, अगहन को मार्गशीर्ष बोला जाता है, CH से चा बनता है, चा से हो जाएगा चैत्र। ठीक है, अब इसको ऐसा भी बोलते हैं माधव प्रथमे मासी, नभस्य प्रथमे, माधव का प्रथम महीना यानी श्रावण, माधव प्रथमे मासी, माधव का प्रथम महीना, ऐसा भी एग्जाम में दे सकता है तो वो भी याद करो, है ना। नभस्य प्रथमे पुनः, तो नभस्य प्रथमे पुनः, सहस्य प्रथमे चैव हारे दो संचय, शायद मैंने कुछ गलत फलत तो नहीं बोल दिया है। माधव का प्रथमे मासी, सॉरी, माधव प्रथमे मासी ये है मधु माधव, नभस्य प्रथमे पुनः नभ नमस्य श्रावण, सहस्य प्रथमे चैव सहा सहस्य अगहन, है ना। वो थोड़ा मैंने बात का बता दी, बात करनी, माधव माधव प्रथमे मासी कफ के लिए आया है, ठीक है ना। तो अब इसको थोड़ा सा कोडिंग बनाकर याद कर लो। मधु किसका शमन करती है, कफ का, तो कफ में मधु माधव है। हवा जो उड़ती है नभ में उड़ती, नभ किसका पर्याय है, आकाश का पर्याय है, तो नभ नभस्य। और पित्त कैसा होता है, बहुत गर्म होता है, तो गर्मी को सहना पड़ता है, तो सह सह से किसका हो जाएगा, पित्त का हो जाएगा। याद हो गया, मधु कफ का लेखन, पित्त गर्मी को सहना पड़ता है, सह सह से। आकाश में नभ में वायु उड़ती तो नभ नभ से हो जाएगा। अब लास्ट टॉपिक आता है आज का, कोष्ठ से शाखा में दोषों का गमन। तो पहले तो हम याद करेंगे जो पंचकर्मा का एक्चुअल सिद्धांत, पंचकर्मा का यही होता है कि पंचकर्मा कैसे काम करता है ना। पर ये क्या है, शाखा से कोष्ठ में दोषों का गमन। देखो पंचकर्मा का सिद्धांत क्या होता है, जो हमारी शाखाएं, या शाखा यानी क्या होती है, रस रक्त आदि धातुएं, उनमें दोष लीन अवस्था में होते हैं। तो पंचकर्मा में जो हम पूर्व कर्मा करते हैं स्नेहन स्वेदन, उनसे हम रस रक्त आदि शाखा रूपी धातुओं से क्या करते हैं, दोषों को पिघलाते हैं। स्नेहन करेंगे तो क्लेद बढ़ जाता है, क्लेद बढ़ेगा तो स्वेदन उसको पिघलाकर कोष्ठ में ले आ जाता है। फिर कोष्ठ में जब लाया जाता है तो समीपस्थ मार्ग से दोषों को बाहर निकाल देते हैं, यही पंचकर्म है। तो यानी कि हम शाखा से कोष्ठ में गमन के कारण पढ़ रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, शाखा से कोष्ठ में गमन, यानी हम पहले दोषों को बढ़ाते हैं। अब ये शाखा ना हाथ पैर समझ लो याद करने के लिए। अब यहाँ वात पित्त कफ बैठे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले उनको गुस्सा करेंगे, गुस्सा करेंगे तो यहाँ पे ओवर लोड हो जाएगा उनका, है ना, वो प्रकोपित होकर ओवरलोड हो जाएगा, तो धीरे धीरे यहाँ से कहाँ आ जाएंगे, कुछ लोग शिफ्ट हो जाएंगे कोष्ठ में। क्लियर हो गया। मैं इसलिए इतना पढ़ा रही हूँ क्योंकि अभी मैं आपको श्लोक याद करने को बोलने वाली हूँ, क्योंकि इसके बाद जो रहेगा वो किसका रहेगा, कोष्ठ से शाखा में गमन। तो शाखा से कोष्ठ में गमन के कितने कारण हैं, 5 कारण हैं। शाखा से कोष्ठ में गमन के 5 कारण हैं। तो 4 हमारी शाखाएं, 1 कोष्ठ, कोडिंग बन गया, 4 शाखा प्लस 1 कोष्ठ, टोटल मिला के हो जाएंगे 5। और इसका उल्टा देखोगे, कोष्ठ से अगर शाखा में दोष जाएंगे तो शाखाएं कितनी हमारी, 4 जगह फैलेगा दोष, 4 जगह फैलेगा दोष। ठीक है, ओके, थैंक यू। कौन से पॉइंट क्लियर हो गए हैं बता देना, है ना। तो वृद्ध्या विष्यंदात पाकात श्रोतो मुख विशोधनात् वायुष्य निग्रहात, हो गया ना। वृद्ध्या विष्यंदात पाकात क्या है, हमने दोषों को बढ़ाया, किससे बढ़ाया, हमने स्नेह पान कराया, स्नेह पान कराया, बॉडी में क्लेद बढ़ गया, फिर हमने स्वेदन कराया, दोष पिघल गए, तो वृद्ध्या विष्यंदात हो गया। अब स्वेदन विष्यंदन के साथ साथ आम का पाचन भी तो करेगा, क्योंकि गर्म होता है, तो पाकात, जब आम का पाचन हो जाएगा तो श्रोतस के मुख खुल जाएंगे, श्रोतस के मुख खुल जाएंगे तो वायु अपनी गति से दोषों को कहाँ ले आएगा, कोष्ठ में ले आएगा। तो श्रोतो मुख विशोधनात् और वायुष्य निग्रहात्, पूरा श्लोक थोड़ी ना याद करना, हमारी ऑब्जेक्टिव परीक्षा है ना, लिखने की परीक्षा नहीं, तो पूरा मत याद करो, हमको काम इतने से चल जाएगा। तो वृद्ध्या विष्यंदात् पाकात्, श्रोतो मुख विशोधनात् और वायुष्य निग्रहात्। अब देखो, अब इसको हमको याद नहीं करना। अब कोष्ठ में दोष थे वो शाखाओं में कैसे जाएंगे, रस रक्त धातु में कैसे जाएंगे, इसका जस्ट उल्टा कर देना। अगर आपने बहुत ज्यादा व्यायाम किया, अधिक व्यायाम, कोष्ठ में दोष थे, आपने बहुत व्यायाम कर लिया, है ना, दोष कहाँ चलेंगे, कोष्ठ से शाखाओं में पहुंच जाएंगे। फिर ऊष्मा की तीक्ष्णता से, अहितकर आहार विहार से, वायु की अत्यंत तीव्र गति, इसको याद नहीं करना, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
तो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन वो रहेंगे, एक ये रहेगा, या 3 ये रहेंगे, एक वो रहेगा। तो हमने जब 5 उसके याद कर लिए, प्रद्या विषयन्दात पाका श्रोतोमुख विशोधनाद वायुश्च निग्रहात, तो आपका यहीं पर काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा क्रैश कोर्स का जो 4 टॉपिक थे मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिए हैं। अगली क्लास में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, है ना, वो स्कैन करके मैं आपको, जैसे आज मैंने पीडीएफ शेयर कर दी थी, कंटेंट में भी लगा दी है। तो ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी एक बार और बता दूं, आपके पहले भी क्वेश्चन था। तो पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम ऐप आप डाउनलोड कर चुके हैं, जो नहीं किए हैं वो करेंगे। फ्री क्रैश कोर्स वाला कोर्स कहाँ पर बना है, कोर्स ऑप्शन पे जाके बना है, 1 रुपए का है, पर प्लेटफॉर्म चार्ज सहित वो 11 रुपए में पड़ जाता है, क्योंकि बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन है कि 11 रुपए क्यों लग रहा है, प्लेटफॉर्म चार्ज कट के 11 रुपए में। ठीक है, उसके बाद आप कंटेंट में जाएंगे, कंटेंट में जाने के बाद आपको लाइव क्लास वाला ऑप्शन में, जो रेगुलर लाइव क्लास जितनी चलती वहां पे पूरी अपलोडेड है, बाकी उसमें अलग से फोल्डर भी बना हुआ जिसमें आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। शाखा से पुष्ठ में, ओके, मैं बता देती हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी। पित्त और कफ के गुण समझ नहीं आए, हाँ एक बार और बता देती हूँ ना, फिर क्लास को एंड करेंगे। पहले शाखा से कोष्ठ में, तो हमने बाबा वाले 2 याद किए, वृद्ध्या विषयन्दात, दोष बाबा वाला, है ना, पहले बढ़ाया फिर विषयंदन किया। अब ये शाखा है ना, ये शाखाएं हैं, ये हमारा कोष्ठ है, तो यहाँ पे दोष कैसे जाएंगे, तो पहले हमने इसको बढ़ाया वृद्ध्या, फिर इनको पिघला दिया, ये पिघल गया, वृद्ध्या बढ़े, फिर विषयंदन हो गया, फिर पाक हो गया, यहाँ पे आम था इसका पाक कर दिया, फिर यहाँ पे स्रोतस में कुछ अवरोध था तो इसके मुख का विशोधन कर दिया, और वायु उनके ले जाके कहाँ पे ले जाएगी, कोष्ठ में ले जाएगी। वृद्ध्या विषयंदात पाकात श्रोतोमुख विशोधनात् और वायुष्य निग्रहात। क्लियर हो गया। अब पित्त में किसको हटाया किसको जोड़ा, अभी अभी मैंने आपको समझाया कि खट्टी चीज को हटा दिया, कटु अम्ल को काट दिया, है ना, अम्ल को काट दिया, यानी कटु अम्ल को हटा दिया। कहाँ है, कटु अम्ल को हटा दिया, और लघु बाघभट ने अपना नाम ऐड कर दिया, लघु बाघभट यानी लघु और विसर को ऐड कर दिया। ठीक है, ऐसे हमने मधुर एमपी, मधुर एमपी क्या था, मधुर एमपी को हटा दिया था चरक के इसमें से, और मंद एमएस उन्होंने जोड़ दिया। ठीक है, देखिए क्रैश कोर्स जो चल रहा है 220 टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उसमें, है ना, तो जिसमें से मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के जहाँ से अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है केवल यही बस पढ़ के आप एआईए पीजीटी 2026 का पेपर क्रैक कर लोगे, है ना, ये आपको हेल्प करेगा उसमें, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको बहुत कोडिंग से आपको पढ़ाया जा रहा है, पर आपको जो डिटेल कोर्स पढ़ाया है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। ये रिवीजन, जिसने पूरा कंप्लीट कोर्स किया है उसका ये रिवीजन फॉर्म आप समझ सकते हैं, है ना, पूरा इसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना कि इसको पढ़ के हम एग्जाम को पास कर लेंगे। ठीक है, मतलब 50 से 60% क्वेश्चन यहाँ से हम कवर कर सकते हैं, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। ठीक है, ओके। सारे क्वेश्चन आ ही नहीं सकते भाई, है ना, नहीं आ सकते सारे क्वेश्चन यहाँ से, है ना, 50-60 से कम ही आएंगे, ज्यादा नहीं आ पाएंगे, है ना। एग्जाम का कुछ नहीं पता है, अगस्त तक जाएगा, लास्ट तक। थैंक यू निधि। सुश्रुत संहिता अभी नहीं, अभी तो नवंबर से हम अष्टांग हृदय पढ़ना शुरू करेंगे मॉर्निंग में। हाँ बिल्कुल, यूपीपीएससी में बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे टॉपिक से, बिल्कुल। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।